हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला टॉपिक। बच्चों, हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसके प्रॉपर्टी और उसके कई सारे प्रॉपर्टी से हम लोगों का अट्रैक्शन, रिपल्सन और उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन होता है। थोड़ा बहुत हम लोग ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे और आज के वीडियो में भी हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर उसके बाद ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये तीन चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। बच्चों 1820 से पहले, क्योंकि 1820 वो एक टाइम है जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम लोग एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट टॉपिक्स थे, दोनों को अलग अलग पढ़ा जा रहा था। यानी कि दोनों डिफरेंट ब्रांच थे फिजिक्स के। लेकिन एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद, जो कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जो कि हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जो एक साइंटिस्ट थे, एक डच साइंटिस्ट थे, जो कि एक एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे। वो एक फिजिसिस्ट थे, कोई एक एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें उनको क्या मिला कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ क्रिएट हो रहा है। और वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, तो वो हम लोग समझते हैं कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें कि किसी एक कंडक्टर से करंट पास कर रहा था और उसके पास कोई एक कंपास रखा हुआ था, जैसे कुछ ऐसा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक सर्किट है, यहाँ पे बैटरी है, स्विच एक है और एक रेजिस्टेंस है। और मान लें कि ये पार्ट, ये एक कंडक्टर जिसके पास हम लोग एक कंपास रखते हैं। यहाँ पे एक कंपास रखा हुआ है। और बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंपास का मतलब, कंपास किस चीज से बना हुआ होता है। तो कंपास में जो एक नीडल होता है जो कि डायरेक्शन बता रहा होता है, वो एक मैग्नेट होता है। और हम लोग पिछले क्लास में मैग्नेट का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि उसका एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है कि यदि उसको हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में स्थिर हो जाता है, जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, जो नॉर्थ साउथ होता है। यानी कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ये स्थिर हो जाता है। जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो पोल होता है उसको नॉर्थ सेकिंग पोल या केवल नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में होता है उसको साउथ सेकिंग पोल या साउथ पोल बोलते हैं। तो यदि ये एक कंपास यहाँ पे रखा हुआ है तो वो डायरेक्शन भी सही शो कर रहा होगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बता रहा होगा। लेकिन ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वो किसी वजह से कोई एक सर्किट तैयार किए थे, और ये जो कंडक्टर है इसके पास कोई एक कंपास रखा हुआ था, और जैसे यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन दिखता है। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये नॉर्थ की ओर और ये साउथ की ओर डायरेक्शन बता रहा है। तो जैसे ही वहां से कोई एक करंट पास कर रहा है उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होता है। अब डिफ्लेक्शन भी दो तरीके से दिखा कि करंट का डायरेक्शन इधर है तो हो सकता है इसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो, लेकिन जब करंट को रिवर्स ऑर्डर में उसको दिखाया गया, जब वो दूसरे डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा था तो इसका डिफ्लेक्शन भी दूसरी ओर हो रहा था। यानी कि करंट के एक डायरेक्शन में जाने पे डिफ्लेक्शन और उसी करंट के दूसरे डायरेक्शन जाने पे उसके अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन दिख रहा था। यानी कि क्या हो रहा था कि किसी कंडक्टर से करंट जब पास कर रहा है उसकी वजह से वहां रखे कंपास में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। और सिंपली हम लोग को पता है कि डिफ्लेक्शन का मतलब कि कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी डिफ्लेक्शन होगा। और वो फोर्स कैसा फोर्स हो सकता है, तो एक मैग्नेट की वजह से फोर्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो निडल है वो एक मैग्नेट है। और मैग्नेट का प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगा सकता है। तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये
क्योंकि इस स्विच की वजह से हो रहा था कि जब स्विच ऑन कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन दिखता था, स्विच ऑफ करने पे वो डिफ्लेक्शन नहीं होता था। यानी कि करंट जब भी पास करता था तो डिफ्लेक्शन, और करंट पास नहीं करने पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो वहाँ पे ये समझ में आया कि उस करंट की वजह से ही डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। उसके बाद ऑर्स्टेड आगे उस पर स्टडी की और बाद में मतलब ये पता चला कि ये दोनों रिलेटेड टर्म हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और उसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर इसका एक ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों पढ़ते हैं हम लोग इससे पहले पिछले क्लास में भी, क्लास 8 में शायद ये पढ़ चुके कि जो करंट होता है, करंट के 3 प्रॉपर्टी पढ़ने थे। एक था क्या, तो हीटिंग प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, तो दूसरा था केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि वो भी पढ़े थे हम लोग। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो कि अभी हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, और इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोग समझाएंगे किस तरीके से वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक कंडक्टर है और उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन का रीजन क्या हो सकता है, तो डिफ्लेक्शन होने का एक रीजन हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहां पे फोर्स लग रहा होगा, तो कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन। अब वो फोर्स कौन सा फोर्स, हम लोग वहां पे कोई चीज उसको धक्का तो नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई चीज उसको पुल किया जा रहा है, तो वो फोर्स कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, तो वो एक कोई फील्ड फोर्स है। और वो फील्ड फोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। अब मैग्नेट तो वहां पे कोई आसपास में है नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया होगा, तो एक अनुमान लगाया कि वो इस करंट की वजह से हो सकता है। तो ये फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर से पास करने वाले करंट की वजह से आया होगा। तो उसके बाद ऑर्स्टेड कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत सारे स्टडीज के बाद ये क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से क्रिएट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक टर्म है जो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर से यदि करंट पास कर रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। यानी कि यदि कोई ये एक कंडक्टर है और यदि इससे करंट पास करा है तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो वो हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर में वो कंडक्टर का अलग अलग शेप हो सकता है। पहला शेप स्ट्रेट कंडक्टर, तो पहले इसको इरेज कर दिया जाए। तो अगला टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो और उससे करंट पास कर रहा हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट पास कर रहा है, बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और उसकी वजह से यहाँ पे करंट पास कर रहा है, तो उस करंट की वजह से इस वायर के चारों तरफ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग को पढ़ना है। फिर दूसरा कि ये जो शेप है इसी को यदि हम लोग बेंड कर दें तो वो सर्कुलर शेप में हो सकता है। तो
कुछ ये शेप हो सकता है कि यदि इससे करंट पास कर रहा हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन किधर होगा। और एक केस हो सकता है कि यदि बहुत लंबा सा कंडक्टर है और उसको हम लोग स्पाइरल फॉर्म में बोले, जो कि जिसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, यानी कि करंट कि इधर से करंट पास कर रहा है और ये करंट इधर से सर्कुलर एक लूप बनाता हुआ, कई सारे लूप बनाते हुए इस साइड से आ रहा है। तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो कि कई सारे सर्कुलर लूप से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे भी। तो यदि सोलेनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो मेनली हम लोग को ये तीन चीज पढ़ना है कि यदि स्ट्रेट कंडक्टर है तो, यदि कोई सर्कुलर लूप है तो, और यदि कोई सोलेनॉइड है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगा। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। तो दो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला इसका स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है और कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा या कम होगा, और दूसरा कि उसका डायरेक्शन। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ पे आते हैं। तो स्ट्रेंथ किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ, यानी कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से यदि कुछ करंट पास कर रहा है, मान लो कि वो करंट आई है, तो सबसे पहला चीज कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उसके करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट यहां से कितना पास कर रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, कि करंट पे डिपेंड करता है कि करंट जितना पास करेगा, करंट यदि ज्यादा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, यदि करंट का वैल्यू कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो कंडक्टर है और यदि यहाँ से मान लो कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे ज्यादा करंट जा रहा है तो इसका इस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा यदि कोई आइडेंटिकल पॉइंट हो, यानी कि सेम डिस्टेंस पे हो। यहाँ से भी हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, या यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। तो दोनों वायर से सेम डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जहाँ करंट ज्यादा होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। दूसरा है डिस्टेंस। और वो कौन सा डिस्टेंस? तो किसी वायर से डिस्टेंस, और वो क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि यदि हम लोग इस पार्ट को मिटा दें, जैसे कि ये करंट पास कर रहा है, यदि एक पॉइंट यहां पे है जो कि इस वायर से 5 सेंटीमीटर दूर है और एक दूसरा पॉइंट यहां पे है जो कि मान लो 8 सेंटीमीटर दूर है, तो सिंपली हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा नजदीक है, ये वाला कम है। तो जो ज्यादा नजदीक होगा, जो कम डिस्टेंस पे है, वहां उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, और जो ज्यादा डिस्टेंस पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। यानी कि इस दो पॉइंट, ये P और Q, तो P और Q पॉइंट, इस दोनों को कंपेयर किया जाए इस दोनों पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि वो कंडक्टर से कम डिस्टेंस पे है। यानी कि हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वायर से यदि हम लोग कोई कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट रखें तो उस पॉइंट से जो वायर का डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला प्रॉपर्टी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से मतलब एक फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इस दोनों को मिला के B इज प्रोपोर्शनल टू I बाई R, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लोग म्यू नॉट बाई 2 पाई पर लिखते हैं, यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। तो ये क्या है, तो ये हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। बच्चों क्लास 10th में
कोई मैग्नेटिक फील्ड से कोई न्यूमेरिकल नहीं रहने वाले हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है, ये फॉर्मूला ये बताने का बस ये मोटो है कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले करंट पे डिपेंड कर रहा है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि करंट मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यदि इस दोनों को मिला के हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करना चाहें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2πr। अब इसके बाद है डायरेक्शन वाला, कि यदि हम लोग यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन क्या क्या होगा, तो वो डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का शेप देखते हैं कि उसका शेप कैसा होता है। पहले डायरेक्शन देख लिया जाए। तो किसी भी मैग्नेटिक कोई स्ट्रेट कंडक्टर और उससे यदि करंट पास कर रहा है तो उससे करंट पास करने के बाद वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या, जैसे ये मेरा राइट हैंड है और ये थंब है, तो राइट हैंड थंब रूल का मतलब हो गया कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है उस स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग यदि अपने हाथों से पकड़ लें उसको, और कुछ इस तरीके से पकड़े कि हम लोग का थंब करंट के डायरेक्शन में हो। जैसे कि मान लो कि ये मार्कर है और जो कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये स्ट्रेट कंडक्टर को यदि हम लोग अपने इस हाथ से राइट हैंड से पकड़ लें और थंब का डायरेक्शन उस ओर रखें जिधर करंट जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे देख रहा है करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम लोग इसको इस तरीके से पकड़े हुए हैं। तो यदि थंब हम लोग के करंट का डायरेक्शन बताता है तो जो बाकी 4 उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि यदि यहाँ पे बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से दिख रहा है। करंट हम लोग का ये बाहर की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, यानी कि सर्कुलर। ठीक है, यानी कि ये एक वायर है और स्ट्रेट कंडक्टर है ये, और करंट ऊपर की ओर जा रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे इसको पकड़ लें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये कुछ इधर से जा रहा है और ये अंदर की ओर जा रहा है, फिर वो उस साइड से निकलेगा और फिर वो कुछ इस टाइप से इसके चारों तरफ होगा। तो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। और कैसा सर्कुलर होता है, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ कुछ इस तरीके से करंट का डायरेक्शन उधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी वजह से है, तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जो डिफरेंट पॉइंट होंगे वहां स्ट्रेंथ डिफरेंट हो सकता है, उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई जो जितने भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का होगा, यानी कि जैसे ये दिख रहा है ये सेंटर है, सेंटर वायर उस सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ पे कई सारे सर्कल दिख रहे हैं। तो किसी पार्टिकुलर सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं, जैसे ये बोला जाए ये पहला सर्कल, इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट हैं वो वायर से सेम डिस्टेंस पे है, और डिस्टेंस सेम है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी सेम होगा। तो किसी एक सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है जिसको रेडियस बोलते हैं, लेकिन हर पॉइंट का डायरेक्शन वो अलग होता है। डायरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई कर्व है तो वहां पे जो टेंजेंट हम लोग खींचते हैं तो वो टेंजेंट उसका डायरेक्शन बताता है। तो इस पॉइंट पे ये वाला पार्ट ये टेंजेंट है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर पॉइंट के डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ सेम है। यानी कि R का वैल्यू सेम होगा तो स्ट्रेंथ सेम होगा, क्योंकि करंट तो सेम पास कर ही रहा है।
और r का वैल्यू डिफरेंट होगा तो वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, जो कि डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करता है ये बता चुके। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो किसी पॉइंट पे यदि हम लोग एक कंडक्टर को, जो कंडक्टर है वहां से एक स्ट्रेट लाइन यदि बाहर की ओर खींचे तो उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट पे डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट खींचे, यहाँ टेंजेंट खींचे, यहाँ टेंजेंट खींचे, तो सारा टेंजेंट जो है किसी एक लाइन पे वो तो क्या हो, वो पैरेलल है, यानी कि वो सारे पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है। लेकिन इसके अलावा कोई पॉइंट हो तो डायरेक्शन अलग, तो डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्रेंथ और डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग केवल स्ट्रेंथ की बात करें तो यदि r का वैल्यू सेम है, यदि उस सर्कल का रेडियस, यानी कि यदि कोई कंसेंट्रिक सर्कल है और उसमें कोई एक सर्कल है, उस सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा, और लेकिन उसके डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी वजह से उसमें यदि करंट पास कर रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि उस कंडक्टर के चारों तरफ कोई पॉइंट होंगे, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और उसका जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग आज क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहला ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन। स्ट्रेंथ में क्या पढ़े, तो स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो करंट पे और दूसरा डिस्टेंस पे। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उस कंडक्टर से जितना करंट पास कर रहा होगा, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। और दूसरा कि उसका डायरेक्शन और उसका डिस्टेंस, यानी कि यदि ये कंडक्टर है तो यदि कोई यहाँ पे एक पॉइंट है तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और यहाँ से हम लोग दूसरे पॉइंट पे यदि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोले तो जो नज़दीक होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और जो दूर होगा वहाँ स्ट्रेंथ कम होगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस यदि कम है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम। और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास हो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन टेंजेंट बताता है, ये हम लोगों को पता है। तो और वो किस तरीके से हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोग को याद रखना है कि हम लोग किसी कंडक्टर को यदि इस तरीके से पकड़ लें कि थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन हो तो बाकी जो चार उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगी। और वो डायरेक्शन कैसा होगा, तो सर्कुलर होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सर्कुलर शेप में ये सारे क्या हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। कंडक्टर से जो जितना नजदीक है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, जितना दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम होता जा रहा है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन टेंजेंट बताता है, टेंजेंट यदि पैरेलल होगा तो डायरेक्शन सेम है, नहीं तो फिर डायरेक्शन अलग अलग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सर्कुलर लूप पढ़ेंगे, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।